तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने कैल्विन में। मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपका एक नया चैप्टर और उसका वन शॉट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी प्यारा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कम मेहनत करके आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन ऐसा होने वाला है जो आपके टिप्स पे याद हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, कम मेहनत में ज्यादा फल, वो वाला हिसाब किताब है इसका। इस चैप्टर के अंदर जो हम बेसिकली रीड करने वाले हैं वो हमारे पास जो सेक्टर्स है, जो हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, कि भाई सेक्टर्स कौन कौन से एक्टिविटी के बेसिस पर उन सेक्टर्स के बारे में पढ़ना, उनके अंदर डिफरेंशिएशन करना, उसके अंदर किस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंसी है ये देखना। ठीक है, इसके अलावा क्या हम किसी और तरीके से सेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं ये भी देखना। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट ये है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये पूरे चैप्टर का सिनेरियो है। ठीक है, और भाई साहब सभी चैप्टर्स के A to Z चैप्टर के वन शॉट आ चुके हैं, भैया समझ रहे हो। तो अगर आपने अभी तक वन शॉट नहीं देखा तो भाई आई के बटन पर क्लिक करो और आपको पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी, किसकी, सारे के सारे वन शॉट के। अगर नहीं देखे तो देखो ना भाई, सारे चैप्टर क्या गए, आप किसका इंतजार कर रहे हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्लास सेक्टर्स क्या है, व्हाट इज सेक्टर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सेक्टर की, तो सेक्टर है बच्चे हमारे पास, सेक्टर डिफाइंस एक लार्ज सेगमेंट है इकोनॉमी का विच बिजनेस शेयर द सेम और रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस, जो एक दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेम मानते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, सेक्टर्स बेसिकली ये, अगर मैं मैथ की टर्मिनोलॉजी में समझाऊं आपको, तो आपने देखा होगा, आपने सर्कल देखा होगा और सर्कल के अंदर आपने क्या देखा होगा, इसका सेक्टर, इसका एक पार्ट जो सेम तरीके का होता है। क्या होता है, सेम तरीके का। मेजर और माइनर सेक्टर जिसे हम कहते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट जाते हैं। सेम सेक्टर वही है, एक पार्ट जिसके अंदर सारी चीजें जो सर्विसेज हैं वो एक साथ और सेम तरीके से चल रही है मेरे बच्चे। क्लियर। अगर हम एक्टिविटी के बेसिस पे कहते हैं तो हम तीन तरीके से सेक्टर्स बांटते हैं, अपने डिटरमाइन करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये तीन बेसिस हैं हमारे सेक्टर को बाइफिकेट करने के, यानी बांटने के। चलिए अगर मैं बात करता हूं बेसिकली प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर है क्या, तो ध्यान से समझेंगे। जो प्राइमरी सेक्टर है बेटा, प्राइमरी सेक्टर है आपका जो आपके बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। अब क्या सर ये सिर्फ रॉ मटेरियल देता है, हाँ। जैसे चीनी उद्योग के लिए यानी शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन, जूट, यही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या सर ये सिर्फ धागे खाने की चीज प्रोवाइड कराता, नहीं। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हम माइनिंग को भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल माइनिंग आती है इसमें, एनिमल हस्बेंड्री आती है इसमें। क्या आती है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री भी आती है इसके अंदर। एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, हाँ बेटा। यानी अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो आपकी लैंड एंड वाटर से रिलेट करती हैं। लैंड एंड वाटर से जो रिलेट करती हैं वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती है। दिस सेक्टर विच गुड्स आर प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर को एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, ये सब आते हैं। क्लियर। पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट, इट गिव्स अस रॉ मटेरियल। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया आपका कि प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं हम, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। हमारे पास 5-5 पॉइंट होने चाहिए हर एक टॉपिक के, जिसकी वजह से अगर आपके पास 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेक्टर को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से बाइफिकेट करेंगे, एक्सप्लेन द प्राइमरी सेक्टर, तो आपके कम से कम 5 पॉइंट होने चाहिए जिसको आप लिख सको और जिसको आप क्लियर कर सको मेरे बच्चे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या कर रहा है सर, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम अपने प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ओके। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसे कहते हैं। ओके। इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, मतलब इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज नहीं किया जाता है, इसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड है, इसके अंदर माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें आती हैं। ओके। ये लैंड एंड वाटर से जुड़े हुए सारे के सारे एक्टिविटीज आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर के अंदर लैंड की भी आवश्यकता और वाटर की भी आवश्यकता होती है मेरे भाई। क्लियर। ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। आप घर पे गए, आपने मम्मी से कहा कि मम्मी रोटी ले आओ, भूख लग रही है। आपकी मम्मी आई, आपके मुंह में गेहूं डाले, ठीक है, और कहा चबा, ऊपर से नमक डाला, चबा, और आपको गैस पे बिठा दिया। आपको सर ये क्या बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो बेटा, बदतमीजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि आप रॉ मटेरियल तो यूज नहीं करते, आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो प्रोडक्ट। मतलब गेहूं हमारे पास रॉ मटेरियल है। क्या है, रॉ मटेरियल।
जो हमारे पास गेहूं होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ये हमारे पास रॉ मटेरियल है। इसको यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम, यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चे मेरे? सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है। जो सेक्टर है इन विच नेचुरल प्रोडक्ट, जो नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं, जो रॉ मटेरियल यहां पर आके क्या हो जाएगा? चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। यानी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उस रॉ मटेरियल से हम यूजेबल गुड्स के अंदर चीजें कंज्यूम करते हैं। यानी इस सेक्टर के अंदर क्या बन जाती है? यूजेबल गुड्स। इसके अंदर क्या बन जाती है? यूजेबल गुड्स बन जाती हैं चीजें, ठीक है, यूजेबल गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती हैं। इसके अंदर बेसिकली आती हैं आपकी, अगर मैं मोटा मोटा बता दूं आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, इसके अंदर आपकी आती है मशीन्स, ठीक है, मशीन्स आएंगी आपकी, फैक्ट्रीज आएंगी आपकी, मशीन फैक्ट्री, ये सब सारी चीजें आती हैं। क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज का बोलबाला होता है। ये मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स पे चलती है। यहाँ पर आपको लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ जो आपको और काम में आएगी। इसने प्राइमरी सेक्टर की डिपेंडेंसी को एंड किया है। जो डिपेंडेंसी है अब इसके ऊपर ज्यादा है ना, डिपेंडेंसी इसके ऊपर ज्यादा। क्लियर? प्राइमरी सेक्टर से आपने रॉ मटेरियल जनरेट करा, यहां पर आपने उसको यूजेबल गुड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, मशीन फैक्ट्रीज के अंदर आती हैं, प्रोडक्ट जनरेट करता है। इसने डिपेंडेंसी खत्म करी है क्या? प्राइमरी सेक्टर से। तो ये सारी चीजें हैं आपकी सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन थर्ड सेक्टर जो है वो इन दोनों से अलग है, इन दोनों से अलग है। क्यों? ये प्रोवाइड करता है बेटा आपको सर्विस। क्या देता है ये? सर्विस देता है। अच्छा सर, सर्विस कैसे? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, बैंकिंग, ठीक है, पोस्टल सर्विस, ये सारे सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विस। जैसे हम आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं सर। हाँ सर, सर्विस तो दे रहे हो आप, तो सर्विस सेक्टर, ठीक है, सेवा क्षेत्र जिसको हिंदी में कहते हैं सर्विस। फिर खास बात यह है कि बिना टर्शियरी सेक्टर के ये दोनों सेक्टर किसी काम के नहीं है। ये दोनों सेक्टर किसी काम के नहीं है सर। काम की नहीं मतलब भाई टर्शियरी सेक्टर ही फ्लरिश करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। यानी जो ये है ये फ्लरिश करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। यानी भैया रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक ले जाना, फैक्ट्री का जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, उसको मार्केट तक ले जाना, वो सारा काम किसका है? टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि दे रहा है सर्विस। और सर्विस के अंदर ये बेसिकली क्या है? आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस है बेसिक मेन जो मानी जाती है। तो अगर ये सर्विसेज ना दें तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, आपके तो बाजे बच जाएंगे आपको। यहाँ से बात तो सही है आपकी। ये सारी चीजें यहाँ पे रुकती है। क्लियर? चलिए अब आप कहेंगे सर इसके अंदर कुछ और पॉइंट है। बेटा इसके अंदर सारे जो पॉइंट थे वो यही थे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम बताते हैं कि जैसे जैसे इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हैं, टर्शियरी सेक्टर की सर्विस भी बढ़ती है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, जैसे इनकम इंक्रीज होती है, आपकी सर्विस भी इंक्रीज होती है। इनकम इंक्रीज होगी तो सर्विस भी इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। कैसे? जैसे मैं इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 100 रुपए है, आप मार्केट में गए, आपको भूख लग गई, तो आप 100 रुपए के हिसाब से खाना खा पाओगे, 100 रुपए के हिसाब से खाओगे आपको वहां से। लेकिन अगर आपकी जेब में 1000 रुपए है तो आप 1000 रुपए के हिसाब से खाओगे। 100 रुपए अगर आप खर्च करने जा रहे हो तो आप मोमोज या पिज्जा खा लोगे पिज्जा पे बैठ के, सर्विस उसके हिसाब से मिलेगी। लेकिन आपकी जेब में 1000 रुपए है, 2000 रुपए है, तो आप जाओगे अच्छे से खासे होटल के अंदर 5 स्टार में भी जा सकते हो, यहाँ पे खाओगे तसल्ली से, तो वहां की सर्विस में डिफरेंस होगा। सेम यही वो कंसेप्ट है कि अगर एक व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपए महीना है या 20,000 रुपए महीना है, ठीक है, तो बेटा वो अपने जो बेटा है, जो उसका बच्चा होगा, उसको 2 या 3,000 रुपए पर मंथ के स्कूल में भेज सकता है। फिर लेकिन अगर किसी की सैलरी 2 लाख पर मंथ है, 2 लाख पर मंथ है, तो बेटा वो 2,000 नहीं, कम से कम 20 से 30,000 रुपए पर मंथ के स्कूल में तो अपने बच्चे को भेजेगा आपको यहाँ से। बेटा 2,000 रुपए पर मंथ के स्कूल में और 20,000 रुपए पर मंथ के स्कूल में डिफरेंस होगा आपको सर, बहुत ज्यादा अथाह डिफरेंस होगा। यही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, वैसे वैसे सर्विस सेक्टर की सर्विसेज भी इंक्रीज होती चली जाती है मेरे बच्चे। क्लियर? तो ये थे आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर आपके क्लियर हो गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब इनको कंपेयर करते हैं, एक तरीके से। इन 2013-14 जो टर्शियरी सेक्टर था वो सरपास करता है प्राइमरी सेक्टर को, उसने सरपास कर लिया है प्राइमरी सेक्टर को। यानी प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा अब लोग टर्शियरी सेक्टर के अंदर आना इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा टर्शियरी सेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है।
एज इंडियन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है सर्विस। अब लोग सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जैसे एमएनसी, बीपीओ, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, डेटा ट्रांसफरिंग, आईटी, ये सब के अंदर जैसे लोग जाएंगे ना, तो ये सारे सेक्टर क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जोमेटो सर्विस दे रहा है, हाँ सर जोमेटो सर्विस ही तो दे रहा है, एक जगह से दूसरी का आपको सामान लाके तो दे रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, और इन्होंने सरपास कर दिया। जोमेटो ने कितने सारे लोगों को काम दिया, स्विगी ने बहुत सारे लोगों को काम दिया। ये सारी चीजें क्या सर्विस दे रही हैं, क्या दे रही हैं आपको, सर्विस दे रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। क्लियर, ठीक है। और ये क्यों है, इसके कुछ कारण है, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स, और सो ऑन आर रिगार्डिंग एसेंशियल सर्विस, क्योंकि एसेंशियल सर्विस मानी जाती है लोगों की, सभी लोगों के लिए एसेंशियल सर्विस मानी जाती है सबके। क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं आपको सर एजुकेशन भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, सारी चीज जरूरी है। जरा में तो ये सारी चीज जरूरी है, तो आप इसमें पैसा भी खर्च करोगे, हाँ सर, तो इसके अंदर लोग भी आएंगे। क्यों, आप जानते हैं, आप किसी से भी पूछो आपको क्या बनना है, अरे सर होटल मैनेजमेंट कर लेंगे। अच्छा, आपको क्या करना है सर, डॉक्टर बनना है। आपको कहना है सर इंजीनियरिंग करनी है। आपको क्या करना है सर, टीचर बन जाएंगे। कुछ नहीं बने तो कुछ नहीं बने तो, मजाक कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। हम जैसे भी कुछ टीचर हैं जो मतलब बाय हार्टली आए कि ये हमें टीचर ही बनना है, और टीचर ही बनना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स, स्टोरेज, सो। एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा, डिमांड बढ़ी। जैसे क्या बढ़ी, डिमांड बढ़ी, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ रही है। मार्केट के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पॉपुलेशन बढ़ी। अब यहाँ पर पॉपुलेशन को हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से लेके चल देते हैं, वैसे होती नेगेटिव है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा नेगेटिव के अंदर लीड करती है। पॉपुलेशन की वजह से आपकी क्या बढ़ी, कंजप्शन बढ़ी। क्या बढ़ी, कंजप्शन बढ़ी। कंजप्शन बढ़ने से क्या हुआ, आपकी प्रोडक्शन हाई हुई, आपको यहाँ से, यानी सेकेंडरी सेक्टर हाई हो गया। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, आपको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी आपको एडवांटेज मिल गई, यानी प्राइमरी सेक्टर भी आपका फ्लरिश हुआ, एकदम से बूम अप हुआ। क्लियर, अब यहां से यहां तक के लिए सर्विसेज ही तो चाहिए। आपको कैसे पता कि आपकी मार्केट के अंदर किस चीज की कंजप्शन रेट ज्यादा है, आपको कैसे पता कि लोगों को एक पर्टिकुलर रेट की या फिर एक पर्टिकुलर चीज की नीड है, ठीक है। ये सारा चीज आता है डेटा एनालिसिस कर, जो डेटा एनालाइजिंग पावर होती है, जो डेटा एनालिसिस होते हैं, वो ये सारी चीजें करके बताते हैं। अब डाटा एनालाइज करके, जब डेटा एनालाइज होता है, ठीक है, तो डाटा जब एनालाइज होता है, तो काम भी तो क्या है, सर्विस सेक्टर का है ना, वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है कि हम आपको डेटा देंगे, आप हमें पैसा दो, सर्विस। क्लियर, यहाँ पर भी है, जैसे ही प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा वैसे ही टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। क्यों, आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं सर, कहीं पे तो स्टोरेज यूनिट बनेगी, हाँ बनेगी। ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो सारी चीज़ों को अंदर सर्विस, स्टोरेज की सर्विस देना, जिसको आप कहते हो लॉकर रूम सर्विस, जो बैंक प्रोवाइड कराता है, सेम वैसे ही स्टोरेज सर्विस भी तो होती है मेरे भाई। कॉमर्स होता है, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो। क्लियर, नेक्स्ट पीपल्स इनकम ग्रो, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वो एडिशनल एमिनिटीज भी मांगते हैं, जैसे डाइनिंग आउट, बाहर घूमना, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स। हमें चाहिए, हमें ये छोटा स्कूल चाहिए, हमें बड़ा स्कूल चाहिए, चलो इस बार हम बाहर घूम के आएंगे, बाली चलेंगे। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, वैसे वैसे सर्विस की डिमांड भी बढ़ती जाती है, आपको बनाना भी वैसे पड़ेगा। बहुत सारी नई सर्विस आ गई जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड पर है, और पिछले कुछ दशकों के अंदर बहुत ज़्यादा बूम अप हुई है, बहुत ज़्यादा तेजी से बूम अप। ये है मेन कि भैया हम तीनों सेक्टर को अगर कंपेयर करें तो ये निकल के आता है कि टर्शियरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, 1973 के अंदर अगर हम जीडीपी देखें, तो प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज्यादा योगदान था, प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा है बाकी सबसे। लेकिन 2013-14 के अंदर अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर। यानी कुछ वर्षों के अंदर टर्शियरी सेक्टर ने हमारी जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा योगदान स्टार्ट कर दिया। यानी जीडीपी के अंदर, यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जो योगदान है वो जीडीपी के अंदर टर्शियरी सेक्टर का बहुत ज्यादा है। अगर शेयर की बात करते हैं, सेक्टर कौन सा शेयर सबसे ज्यादा है, तो आप देखेंगे 1973-74 के अंदर टर्शियरी सेक्टर ठीक ठाक, प्राइमरी सेक्टर भी है, ठीक है। लेकिन 2013-14 के अंदर टर्शियरी सेक्टर बढ़ गया, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कम हो गया। लेकिन देखो सेकेंडरी सेक्टर ने भी बढ़ोतरी तो करी है, ठीक है, और बढ़ोतरी अगर हम प्राइमरी सेक्टर के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी करी है। क्लियर, नेक्स्ट बेटा, अगर हम शेयर देखें सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, किसके, एम्प्लॉयमेंट की, सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है,
स्टिल 1978, 77, 78 के अंदर 71% जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट था वो प्राइमरी सेक्टर के पास था। स्टिल अब भी ये सबसे ज्यादा दे रहा है 44%, लेकिन अब देखोगे जो 18 था वो 31 हो गया, 11 से ये लोग बढ़कर 12, यानी लोग अब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं का सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के पास, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, यहाँ पर लोगों को रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे हैं मेरे बच्चे। क्लियर, ये चीजें चल रही हैं यहाँ पर। क्लियर, आई थिंक आई होप आपको अभी तक तसल्ली से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब आते हैं कि टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना बढ़ रहा है, ऐसी क्या है इसके अंदर आग जो इतना बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है भाई। चलिए देखें, किसी भी कंट्रीज में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्टग्राफ, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें मतलब ज़रूरी बन जाती हैं और आपके देश के अंदर या आपकी कंट्री के अंदर इनका बूम अप होना ज़रूरी है। सेकंड है जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ये लीड करता है डेवलपमेंट सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रेड, स्टोरेज, ठीक है, ये चीज़ें भी बढ़ती हैं, जिसकी वजह से आपको डेवलपमेंट और ज़्यादा करना पड़ता है। द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर विल बी डिमांडेड फॉर सर्विस। जैसे जैसे आप टर्शियरी सेक्टर बढ़ाओगे वैसे वैसे सर्विस सेक्टर भी बढ़ता चला, मतलब सॉरी, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सर्विस भी बढ़ेगी। क्यों? आपने प्राइमरी सेक्टर को बूम अप किया, आपने कहा कि भाई हम एग्रीकल्चर को बूम अप करेंगे, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, बिल्कुल। अब भाई ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, आपने प्रोडक्शन कर दिया हाई, अब प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, क्यों? मार्केट कंजप्शन रेट हाई होना चाहिए, आपने प्रोड्यूस कर दिया है, अब इसको कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा, कंज्यूम तब होगा जब कंज्यूमर के पास जाएगा। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, तो भैया आपको तेजी से पहुंचाना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन लेवल हाई करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन हाई हो गया, ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप कॉटन हो, जूट हो, सिल्क हो, ठीक है, आप सेरिकल्चर कर रहे हो, कुछ भी, इसकी मेन डिमांड कहाँ है, इसकी मेन डिमांड कहाँ है, किस स्टेट में है, ये डेटा एनालाइज कौन करेगा, सर्विस सेक्टर करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन कौन देगा, सर्विस सेक्टर देगा। यानी जैसे ही आपको मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने फिनिश गुड स्टैब्लिश कर दिया, आपने कर दिया कि भैया हमने शर्ट बना दी, अब मार्केट तक कौन पहुंचाएगा, टर्शियरी सेक्टर, उसको एक तरीके से प्रोवाइड कौन करेगा, उसको एकदम मार्केट में कौन फैलाएगा, टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, बिलबोर्ड्स लगाएगा, आपको वो कहेगा भैया आप अपना सामान बेचो, ठीक है, आप सामान बेचना, हम बताएंगे कैसे बेचा जाएगा, हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, हम ऐसे करेंगे। आपने कहा ठीक है, लेकिन ऑर्डर आया कहाँ, आप दिल्ली के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके लिए ऑर्डर आ गया मुंबई से, अब भैया वहां तक कौन पहुंचाएगा, सर्विस सेक्टर। यानी सर्विस सेक्टर जितना स्ट्रांग होगा बाकी के दोनों सेक्टर और ज्यादा स्ट्रांग। इन दोनों के अंदर अगर आप इनको बूम अप करेंगे तो टर्शियरी सेक्टर अपने आप बूम अप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है एज ए इनकम लेवल, जैसे इनकम लेवल बढ़ती है, बहुत सारे लोग अलग अलग सर्विस की डिमांड करने लगते हैं कि हमें बाहर जाना है, बाहर खाना, और अच्छी सर्विस चाहिए, हमें घर बैठे सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और ये खासकर कहाँ पाया जाता है, बड़े बड़े शहरों के अंदर पाया जाता है। पिछले कुछ दशकों के अंदर सर्विस सेक्टर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो काफ़ी बूम अप हुआ है और वो काफ़ी बढ़ता चला गया है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसेंशियल एमिनिटीज़ के अंदर ये काफ़ी बड़ा है मेरे बच्चों। क्लियर। चलिए अब आता है कि जीडीपी क्या है, जो बार बार आ रहा है, जीडीपी 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 क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस का क्या मतलब होता है, टोटल। डोमेस्टिक यानी उस देश के अंदर, इसके अंदर एक्सपोर्ट की बात नहीं होगी, जो बाहर बेचा जा रहा है उसकी बात नहीं होगी, इंपोर्ट की बात नहीं होगी जो बाहर से मंगाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर बात होगी कि आपके देश के अंदर कितनी सर्विस प्रोड्यूस की गई वाया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी तीनों सेक्टर ने अपने साथ एक साथ मिलकर कितनी सर्विस प्रोड्यूस करी, कितना पैसा कमाया, उसको हम कहते हैं जीडीपी। जो फाइनल गुड्स और सर्विस जब प्रोड्यूस की जाती है हर एक सेक्टर के अंदर एक साल के अंदर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर दैट ईयर एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर। ये टोटल प्रोडक्शन क्या है, टोटल थ्री सेक्टर के अंदर कितनी सर्विस प्रोड्यूस हुई है, इसका टोटल ये बताता है आपकी जीडीपी। का बताता है जीडीपी। अब क्या है, डबल कॉन्सिडेंस, डबल काउंटिंग। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो चीज आ रही है वो डबल सेकेंडरी सेक्टर में भी काउंट हो जाए, पॉसिबल तो है, डबल कॉन्सिडेंस हो जाएगा कि भैया इसको इसमें भी काउंट कर लिया, उसमें भी काउंट कर लिया। तो इससे बचने के लिए जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग अराइज जब प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इज एडेड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एज रॉ मटेरियल वैल्यू इज ऑल्सो एडेड टू इट। कि भैया जब आपने कहा कि भैया हम प्रोडक्शन की टोटल यूनिट निकालें, टोटल पैसा है,
अब आपको नेशनल इनकम निकाल लिया, लेकिन क्या होगा, रॉ मटेरियल को पैसे को 2 बार ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? 2 बार ऐड कर दोगे। एंड रॉ मटेरियल वैल्यूज आल्सो एडेड टू इट, कि भैया जब आप प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसके अंदर तो पहले से ही रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड है, लेकिन आप बाद के अंदर दोबारा मटेरियल ऐड करते हो वैल्यू की, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल बेच दिया, ठीक है, आप उसका पैसा भी लगा रहे हो, और जिसने एंड प्रोडक्ट बनाया उसने भी रॉ मटेरियल की वैल्यू लगाई, तो दोनों में क्लैश हो जाएगा। इस क्लैश से बचने, Hence, only the value of the final product should be calculated for the solution. इस वजह से एंड का प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसी को कैलकुलेट करते हैं, रॉ मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। हम कहते हैं कि एंड प्रोडक्ट क्या है ये बताओ, हमें बाकी सारी चीजें मत बताओ, हमें सिर्फ एंड प्रोडक्ट बताओ कि एंड प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस किया है, और उसके बेसिस पे सारी चीजें चलती हैं, उसके बेसिस पे सारी चीजें चलती है मेरे बच्चे। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब आता है सेक्टर्स के अंदर सबसे मेन है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, एम्प्लॉयमेंट तो होता है कि भैया रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप कहेंगे हाँ सर, भारत जैसे देश के अंदर बेरोजगारी अपने चरम पे रहती है, अपने चरम पे रहती है। क्लियर? तो चलिए क्लास, अब समझते हैं कि ये जो बेरोजगारी है क्या। आप जानते हैं रोजगार की एक रिवर्स कंडीशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर एक एज फैक्टर डिफाइन होता है। हम ये कहते हैं जो व्यक्ति 14 प्लस यानी 15 टू 59, 15 से 59 ईयर्स का एक व्यक्ति है, 15 से 60 में भी मान सकते हैं आप, 60 से अंदर, वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, he or she is willing to work but not able to find the work। मतलब काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं मिल रहा, मैं काम करना चाहता हूं लेकिन काम नहीं मिल रहा, यही है आपका क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अगर आपकी इच्छा नहीं है काम करने की, ठीक है, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, बेरोजगार नहीं हो तुम लोग, ध्यान रखना। चलिए, अब इसके अंदर 3 तरह की कंडीशन बनती है, जिसके अंदर एक ही कंडीशन दे रखी है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप्स का होता है बेसिकली आपके पास। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दूसरा है डिस्गाइज जो हमें पढ़ना है, इसके अलावा हमारे पास होता है अर्बन, या फिर आप कह सकते हैं इसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक सीजन के अकॉर्डिंग आपको काम मिलना। अगर उस सीजन में आपको काम मिल रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप पूरे सीजन खाली रहे, जैसे खेती के अंदर होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सीजन और डिस्गाइज ही ये 2 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है जो बेसिकली रूरल एरिया में पाई जाती है, और शहरों के अंदर सिर्फ हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे सीजनल के अंदर आप जानते हैं गांव के अंदर बुआई और कटाई यानी जब हार्वेस्ट और सोइंग का सीजन आता है तब सबसे ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है, तब लोगों को काम मिलता है, और यही जो काम है ये 2 महीने रहता है, ये 1-2 महीने रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाता है सीजन, यानी ऑफ सीजन हो जाता है। क्योंकि बुआई और कटाई के बीच का जो समय होता है, जो 4 महीने का या 5 महीने का जो गेम होता है, जो पूरा टाइम होता है, बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ फसल को पानी देना है, खाद डालनी है, या फिर आपको यूरिया छिड़कना है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता नहीं है, कम लोग भी काम कर सकते हैं। तो बहुत से लोग वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं और दूसरी जगह पे काम करने लगते हैं। यानी जब जब हार्वेस्टिंग और सोइंग का सीजन आएगा तब तब इन्हें काम मिलेगा, इसके अलावा काम नहीं मिलता। जैसे आप जानते हैं दिवाली दशहरा के टाइम सबसे ज्यादा आपको आर्टिस्ट की जरूरत होती है जो आपके घर को पूरा पेंट कर दे, ठीक है, पेंटर्स की जरूरत होती है। बाकी पूरे समय उनका सीजन ऑफ सीजन रहता है, काम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात। क्लियर? अब दूसरा है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ है कि ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पर जितनी नीड है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक जगह पर 10 लोग काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो 10 लोग एकदम लगे पड़े हैं काम कर रहे हैं, लेकिन आधे लोगों को 5 लोगों को हटा दिया, अब भी जो काम है वो उतना ही समय पे उतना ही प्रोडक्शन उसका हो रहा है, ना ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ना ही प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। बेस्ट है प्रोडक्शन, सबसे सब जगह सही है अपना हिसाब किताब। बस अब समझ लेना कि जो 5 लोग थे वो काम नहीं कर रहे थे, खाली बैठे थे। तो समझ गए बात? ये है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब आपको आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग काम ना मिले, या फिर जो काम मिले वो आपको लेवल का ना, लेवल का मतलब उसके पैसे ढंग से ना मिल रहा है, इसे कहता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए देखिए, जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का बहुत सालों से धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी आधी से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। इसका मतलब है दैट देयर आर बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर नीड है, उनकी नेसेसरी है। इन अदर वर्ड इट इज द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में वर्कर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये अंडर एम्प्लॉयड है, यानी अंडर एम्प्लॉयड है। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, ये छुपी हुई होती है बेरोजगारी, और इसी को हम डिस्गाइज अंडर या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग जो हैं
apparently working but all of them are made to work less than their potential। मतलब जो आपका पोटेंशियल है, जो आप काम कर सकते हो, एकदम लग के काम कर सकते हो, उस पोटेंशियल से आप कम काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी इतनी नीड नहीं है, आपके पोटेंशियल की पूरी नीड नहीं है, आपके पोटेंशियल से कम काम करना पड़ रहा है। क्लियर। और इसी अंडर एम्प्लॉयमेंट को ये हिडन होता है इन कॉन्ट्रास्ट समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब। ठीक है, इसकी वजह से बहुत लोगों के, मतलब ये समझ लो कि बहुत से लोग जॉब नहीं है, मीन्स कि वही कंडीशन है जैसे आपके घर में 4 लोगों के लिए 4 रोटी बनी, ठीक है, चार लोगों के लिए 4 रोटी बनी, तो टोटल बनी 16 रोटी आपको यहाँ सर, तो सबका पेट भर गया, मजा आ गया। लेकिन आपके घर पे बुआ जी आ जाती है, 4 लोग, मतलब बुआ फूफा और 2 बच्चे, अब टोटल हो गए 8 लोग। हाँ सर, अब जो 16 रोटी है वो 8 के हिसाब से बटेगी, आप हो गए सर, अब आएगी 2 रोटी, जो पहले 4 आ रही थी अब कितनी आएगी 2। क्या किसी का पेट भर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर 4 लोग एक्स्ट्रा है, यानी इन 4 लोगों को अगर आप हटा दें, माइनस कर दें, 4 लोगों का पेट भर जाएगा, 4 लोगों का पेट भर जाएगा मेरे बच्चे। यही चीज यहाँ पे सिखाया है। ये वाली जो कंडीशन बनेगी ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की बनेगी, मतलब अपने पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे काम करना पड़ रहा है। क्लियर। अब चलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सर देंगे कैसे। देखो 2 कंडीशन से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम चीजें अलग करते हैं, अलग प्रोसेस इस्टेब्लिश करते हैं, जहां पर आप अपने इकोनॉमी को डेवलप करते हैं बेसिकली। क्लियर। जैसे अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसे स्कीम्स है मनरेगा जो आई थी आपको 2005 के अंदर, जिसको नरेगा भी कहते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ मनरेगा है, ठीक है, कि ये 2005 के अंदर इंप्लीमेंट हुई। ठीक है, 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है अगर आपको हम काम नहीं दे पाते। एम्प्लॉयमेंट गांव के अंदर दिया जाता है, 1/3 रिजर्व वुमेन्स के लिए, इसको तसल्ली समझेंगे अभी। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, आप एग्रीकल्चर फैसिलिटीज अवेलेबल कराइए, आप सस्ते दामों पे लोन उपलब्ध कराइए। ठीक है, आप स्प्रिंकलर्स दीजिए, लोगों को और जागरूक करिए कि खेती कैसे की जाती है। चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट जो हमने बात करी, चीप लोन्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, जो हमने कहाँ पर मनी एंड क्रेडिट में जिसकी बात कर चुके हैं, चीप लोन्स कैसे अवेलेबल कराए जाते हैं। इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करनी चाहिए, सेमी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना चाहिए। जब इंडस्ट्रीज बनेगी तो लोग प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिसके लिए लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कंजप्शन रेट हाई हो जाएगा। ठीक है, कंजप्शन रेट हाई इसलिए होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे। क्लियर। बाय ओपनिंग स्कूल कॉलेज ओपन कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। तो आपको ये तीनों चीज देनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो आपकी कंट्री के जो मेन कोर पावर है, वो ह्यूमन रिसोर्स बन के आएगी और आपको फायदा देगी। थर्ड है, हॉस्पिटल खोलने चाहिए, जो हेल्थ का एक पार्ट बन जाता है। जब आप हेल्थ मशीनरी देंगे, आप स्किल देंगे, एजुकेशन देंगे, तो लोग इतने कैपेबल हैं कि वो अर्न कर सकते हैं। क्लियर। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो मनरेगा है, जो आपका मेन क्वेश्चन बनता है, ये क्या है बेटा? मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर। ये 2005 में स्टैब्लिश हुई थी। क्लियर, जो 2005 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। इसके अंदर ये कहा गया कि जब आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप रजिस्टर कराते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के, 15 दिन के अंदर अंदर काम मिलेगा। अगर हम 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं दे पाते, अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती 15 दिन के अंदर अंदर, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, यानी भैया आप, हम काम नहीं दे पा रहे तो आप बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर इतनी सारी जगह काम हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग जाते हैं। तो सर काम कितने दिन का मिलता है? काम मिलता है बेटा 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो सर सैलरी कितनी होती है? सैलरी होती है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत। आप जानते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 3 तरह की कैटेगरी के अंदर लोगों को बांटा जाता है, स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल्ड। ठीक है, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उसके अंदर हर स्टेट के अलग अलग वेरिएशंस हैं जो उनकी मिनिमम वेजेस है। ठीक है, वहाँ की जो महंगाई है या फिर वहाँ का जो रहने का तरीका, उसके हिसाब से वहाँ पर मिलता है पैसा। ठीक है, अलग अलग जगह पे है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं प्रोवाइड करा पाती एम्प्लॉयमेंट, तो वह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है लोगों को। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और थी जो हम पहले, अभी इससे पहले पढ़ गया है, 1/3 जो वर्क है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है। ये बेसिकली रूरल इलाकों के अंदर लोगों को डेवलप कर रहा है। रूरल इलाकों के अंदर जो काम है वो बेसिकली महिलाओं को ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, इस वजह से उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और मनरेगा के अंदर इसलिए 1/3 जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा आपने अगर देखा होगा, हमने मनी एंड क्रेडिट में भी बात कर रखी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसके अंदर भी महिलाओं को
बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है ताकि वो आगे बढ़कर आए और अब इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए ठीक है। इसके अलावा क्या सर इन 3 सेक्टर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सेक्टर है। यस, हमारे पास और भी सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है ओनरशिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्किंग कंडीशन को लेके हमारे पास ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से। चलिए देखते हैं। पहला आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ऑनरशिप के बेसिस पे बांटा जाता है। पब्लिक यानी जो लोगों का है, जो किसका है, लोगों का है, इस पर अधिकार लोगों का है। मतलब इसकी जो ऑनरशिप है वो बेसिकली किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट किसकी, हमारी। तो किसका हो गया, हमारे सेक्टर। क्लियर? गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट हमेशा बात करती है, गवर्नमेंट हमेशा किसकी बात करेगी सर? हमेशा जो वो बात करती है वो कहती है सामाजिक कल्याण की, सोशल वेलफेयर की। किसकी मेरे बच्चे, सोशल वेलफेयर की। आपने देखा होगा सर कैसे बेटा, जो गवर्नमेंट का मानना है, गवर्नमेंट प्रॉफिटेबल स्कीम्स नहीं चला। जैसे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होता। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा लगाती है। पैसा तो हमारा ही है, हम जो कमा के टैक्स दे रहे हैं वो हमारा ही है, लेकिन वो नॉन प्रॉफिटेबल एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के काम तौर पे काम करती है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर कर रही है। जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इसमें राशन वितरण प्रणाली भी जिसे कहते हैं, जहाँ पर कम पैसे के अंदर खाना दिया जाता है या फिर राशन दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं गेहूं की, गेहूं जो है वो 2 या 3 रुपए किलो होता है। ठीक है, अगर हम 20 किलो गेहूं की बात करें तो 3 के हिसाब से हो गया सर 60 रुपए किलो गेहूं हो गया। ठीक है, और 3 रुपए ही पिसाई मान लेते हैं तो सर 20 किलो गेहूं है तो 60 रुपए पिसाई भी हो गई, सर 120 रुपए हो गया। तो 120 रुपए में आपको 20 किलो आटा मिल रहा है। और सर क्या बात है। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर, किसी कंपनी का मैं आटा लेने जाऊँ, यानी प्रीमेड आटा लेने जाऊँ, तो वही आटा मुझे कम से कम नहीं तो 10 किलो उस वक्त 350 रुपये का पड़ेगा, यानी 35 रुपये किलो आटा पड़ेगा। 350 रुपये 10 किलो यानी 700 रुपये किलो। और ये 120 का पड़ रहा है। 700 और 120 के अंदर तकरीबन 580 का डिफरेंस हो गया। 580 रुपये गरीब व्यक्ति के बच रहे हैं, तो यानी 580 रुपये वो किसी और जगह खर्च कर सकता है। आप कहोगे हाँ सर कर सकता है। तो वही होता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो जो लोग हैं जिनके पास अर्निंग नहीं है, वो अपना जो पैसा है वो सेव करें और दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट ओन करती है ये ऑनरशिप सारी। और इसके अंदर मैक्सिमम सारी हैवी इंडस्ट्रीज भी आती हैं। क्या आती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज आती हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जो उनके पास रीच नहीं है कि वो चीज़ों को ग्रैब कर पाए, यानी हेल्थ, एजुकेशन, उन तक वो सारी चीज़ें यानी बेसिक एमिनिटीज़ पहुँचे, यानी गवर्नमेंट ये खुद से इंश्योर करती है। जॉब सिक्योरिटी होती है, आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए की जाती है, और क्या ही है, सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पेड लीव होती हैं, दूसरी फैसिलिटीज मिलती हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका रेलवे। एग्जांपल क्या है, रेलवे है इसका बड़े एग्जांपल। अब प्राइवेट सेक्टर इसके उलट आ जाता है। ये सोशल वेलफेयर के लिए नहीं, ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका ऑनर एक व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इनका जो मेन मकसद है वो क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए कम, ये प्रॉफिट के लिए ज्यादा काम करते हैं। आप जानते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी नहीं जो प्रॉफिट के लिए काम ना करे, सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। क्लियर? ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज के हैंड में होती है, जो हमने बात करी। ठीक है, गाइडेड बाय मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की बात करते हैं बेसिकली, किसकी, प्रॉफिट की। अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होगा भाई। ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपए की चीज़ ला रहे हो तो तुम्हें 100 रुपए में टिका देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, या 101 में टिका देंगे। प्रॉफिट मार्जिन सबका होता है। कोई जो जॉब सिक्योरिटी होती है, कब लात मार के बाहर निकालते किसी को कोई नहीं पता। तो ये इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, सारी जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है या तो इंडिविजुअल कराता है या कोई कंपनी कराती है। जो जनरली जो पेड लीव है ये नहीं होती, इसके अंदर पेड लीव नहीं मिलती, आप छुट्टी करोगे आपको पैसा कटेगा, डिस्को है, बिल है। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर के नुकसान है। तो हम गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमोट करते हैं क्योंकि सोशल वेलफेयर है, पहला पॉइंट। दूसरा, चीप रेट के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। ठीक है, थर्ड, सेकंड हो गया। थर्ड ये है, थर्ड पॉइंट जो आता है आपका, थर्ड पॉइंट आता है मेरे बच्चे कि हर एक ईच एंड एवरी पर्सन के पास रीच बनेगी। ईच एंड एवरी पर्सन गॉट द रीच, इसकी रीच बनेगी। हर एक जो भी आपका प्रोडक्ट होगा या आपका जो रिसोर्स होंगे, जो बेसिकली क्या होंगे, आपके रिसोर्स होंगे, जो आपके क्या होंगे, रिसोर्स। क्लियर है, ये है इसका मेन। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर।
इसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जो वर्किंग कंडीशन की जो हम बात कर रहे थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर पर्टिकुलरली आप समझ सकते हो जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला सिनेरियो होता है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें फिक्स हैं। ठीक है, सैलरी फिक्स है, टाइम फिक्स है। ठीक है, मेरे को जॉब सिक्योरिटी है मेरे पास। ठीक है, मस्त एकदम बेहतरीन मेरे पास वर्क कल्चर है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम कर रहा है, मजे ले रहा है, वो वाला। फेयर वेजेस होते हैं, पहला पॉइंट। फिक्स वर्किंग आवर्स है, भैया मैं आऊँगा काम करूँगा। आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ की मतलब जॉब फिक्स होती है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की भी कुछ कुछ जगहों पर जो एमएनसीज होती है, जो अच्छी क्वालिटी की जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर फिक्स होती है। ठीक है, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होता है, भैया जॉब है, जब तक सांस है तब तक रहेगी, जिस दिन सांस जाएगी उस दिन नौकरी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉय स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, पीएफ ईएफ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको प्रेफरेंस में मिलती है। बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, इसका एग्जाम्पल है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसके जो उलट है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हम बेसिकली बात कर लेते हैं रिक्शा पुलर्स की। ठीक है, रिक्शा पुलर्स जो रिक्शा चला रहा है जो व्यक्ति, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं आज कितने रुपए कमाऊंगा। मान लो बारिश आ गई, नहीं कमा पाएगा। ठीक है, वो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कब मतलब कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। वो तो वहाँ पर भी हो जाए नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर पेड लीव नहीं है, आपने छुट्टी करी आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। आपको पैसा नहीं मिलेगा उस दिन का। आप आपके पास सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास होती है, जो पर्टिकुलर एक एमएनसी की कंपनी के एम्प्लॉय के पास होती है, वो उनके पास नहीं होती। पीएफ वीएफ की कोई बात नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट तो नहीं होती नहीं है इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, पेंशन की कोई बात ही नहीं करता, पेंशन की कोई बात ही नहीं करता। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लो वेजेस होते हैं, कम पैसा होता है। हाँ जी सर, होता है। वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। आप क्या कह सकते हैं कोई रिक्शे वाला मैं सुबह जी 9 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ, नहीं। फिर सवारी मिल गई तो और लंबा जाना पड़ेगा, नहीं मिली तो जल्दी आना पड़ेगा, यही बात है। इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जीवन बहुत मतलब प्रेशर के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा चलता है, मतलब कोई ना बहुत सारे हर्डल्स मिलते हैं इनको देखने के लिए। जैसे हॉकर्स हो गए, हॉकर्स इसके अंदर बेसिकली हम इंक्लूड कर सकते हैं। रेडी पटरी वाले जो होते हैं ना, जो जिनका जीवन काफ़ी मुश्किल होता है, वो है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरा मेरा एक स्टूडेंट था। ठीक है, स्टूडेंट था पहले, अब स्टूडेंट नहीं है, अब नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो ऑफलाइन की बात है, तो बट जब पढ़ रहा था तो वो क्या करता था, जिस रोड पे से मतलब जिस रोड पे कोचिंग था, अभी भी है। ठीक है, तो वहीं पर वो बाज़ार के अंदर कपड़े बेचता है। ठीक है, वो थर्सडे जो मार्केट आती थी वहाँ पर वो कपड़े बेचता था और वो पढ़ता है। तो समझ के देखो कितनी मुश्किल हालात के अंदर लोग रहते हैं। हमारे पास जो जीवन है वो अच्छा है। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो फिर भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को प्रमोट कैसे किया जाता है, प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, ये देखिए। जो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे इनके मिनिमम वर्किंग आवर्स फिक्स कर दी जाए, वेजेस शुड बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट, वेजेस फिक्स कर दिए जाए। जैसे जो रिक्शा चालक होते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा जो मीटर से चलते हैं उनकी चीज़ें सारी फिक्स होती हैं कि भैया अगर आप रोकेंगे तो इतना आपको फेयर देना पड़ेगा, इस किलोमीटर तक इतना फेयर देना पड़ेगा, यानी किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं। क्लियर। हॉकर्स, आप कहेंगे सर हॉकर्स के लिए कैसे कर सकते हैं, हॉकर्स के लिए भी कुछ ना कुछ लाना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं हॉकर्स के लिए कैसे कर सकते हैं, हॉकर्स जो अपने सामान बेच रहे हैं उनके लिए भी फिक्स प्राइस मेंटेन करना चाहिए, ताकि उनको मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो तो प्राप्त हो, वह उसके अंदर उनको प्रॉफिट तो हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नुकसान हो जाए। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होना चाहिए, पीपल कैन प्रोवाइड लोन्स, जो खुद का काम कर रहे हैं उनको लोन्स, चीप लोन्स प्रोवाइड कराए। जैसे एमएसएमईज के अंदर चीज़ें दी जाती है, जैसे हॉकर्स को लोन दिए जाते हैं, इस तरीके से प्रोवाइड कराए चीप लोन। 1-2 साल तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आप इजीली आप कन्वर्ट करिए, अपने मार्केट को बनाइए, क्योंकि एक बिजनेस सेटअप होने में कम से कम 2 से 4 साल लगते हैं यार। क्लियर। बेसिक सर्विस जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड शुड बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यही कारण है कि हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये खोले जाते हैं, ताकि ये जो लोग हैं ये आगे आ सके। ठीक है, जो मुसीबत का सामना ये कर रहे हैं, इनके जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, वो उस मुसीबत का सामना ना करने पाए। क्लियर। कौन कौन से जो सपोर्ट है जो गवर्नमेंट से नीड है, मतलब कौन कौन से सपोर्ट चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं।
गवर्नमेंट रेज करती है मनी थ्रू टैक्सेस अदर वेज टू मीट एक्सपेंस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। तो गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब टैक्सेस लगाती है हमारे ऊपर कि ताकि वो जो नीड है, जो फुलफिलमेंट है, वो पूरा कर सके, जो लोगों की नीड है बेसिकली। सेकेंड है, गवर्नमेंट को अंडरटेक करना चाहिए कि जो हैवी स्पेंडिंग है, जैसे कंस्ट्रक्शन, रोड्स कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, रेलवेज, कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, आप रेलवेज का निर्माण कर रहे हैं, रोडवेज का कर रहे हैं, फ्लाईओवर से लेकर हर एक चीज़, इरिगेशन से लेकर डैम्स तक, कि ये सारी सभी के लिए अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सभी लोगों के पास ये बेनिफिट होना चाहिए कि उनको मतलब सभी के पास ये रीच होनी चाहिए। बेसिकली रीच की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे? रीच की बात कर रहे हैं कि भाई सबके पास रीच होनी चाहिए ताकि वो वहां तक पहुंच सके। क्लियर? कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पर जो गवर्नमेंट है सपोर्ट इंकरेज द प्राइवेट सेक्टर, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना चाहिए। ठीक है, टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस, कि वो प्रोडक्शन और बिजनेस बढ़ा सके। क्योंकि जब एक फैक्ट्री के पास या एक बिजनेस के पास सपोर्ट होता है तो उसको एक मतलब एक ना अंदर से एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ भाई मेरे पीछे कोई है, मेरे को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मैं लोगों को सपोर्ट करूँगा। तो वो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और चीज़ों को लेकर बिल्डअप करता है चीज़ें। अगर गवर्नमेंट ऐसा करना बंद कर दे कि भाई हम प्राइवेट को सपोर्ट नहीं करते, जो है गवर्नमेंट है हमें नहीं मतलब, तो भाई सबसे पहले क्या होगा, वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखेगा। प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट देखेगा तो जो लोग हैं उनके प्रॉफिट में से अपना प्रॉफिट निकालेगा और लोगों का चाओ कम लोगों से ज़्यादा काम कराएगा। क्यों? सरकार नज़र नहीं रख रही, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पर भी शोषण होगा। क्लियर? शोषण तो होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है शोषण। क्लियर? चलिए, ठीक है। अटेंशन होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट में, जैसे कि पानी होना चाहिए, आपके पास हाउसिंग होनी चाहिए, ठीक है, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन की चीज़ें होनी चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। यही रीज़न है कि मिड डे मील स्कीम से लेकर जो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं ये स्टार्ट की गई, ताकि जो हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है एनीमिया, ठीक है, खून की कमी, ठीक है, इससे जो मतलब इससे बचा जा सके, इससे लोग बच्चे जो हैं उससे पार पा सके। क्योंकि हमारे अंदर हमारे देश से पोलियो तो खत्म हो गया, लेकिन स्टिल हमें एनीमिया की बीमारी है, यानी खून की कमी है हमारे बच्चों को। तो हमारे बच्चों के अंदर खून प्रॉपर हो तभी तो कुछ आप, ठीक है, समझ लो, ताकत वाकत आएगी, इसलिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ये ड्यूटी गवर्नमेंट की, वो पुअरेस्ट और जो सबसे इग्नोर्ड रीजन्स होते हैं, जो पर्सनस होते हैं, ठीक है, उनके एरिया में उन लोगों पर स्पेंड करे वो पैसा जो टैक्स के रूप में कलेक्ट हो रहा है, ताकि वो आगे आए, वो बिल्डअप कर सके अपने आप, और उनके ऊपर जिन सब लोगों को ध्यान नहीं गया उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, उन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, आपकी प्लेलिस्ट है कैल्विन 9 एंड 10 पे, मतलब यहीं पे तो देख रहे हो तुम, जाकर प्लेलिस्ट में चेक करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, असर्शन रीजन से लेकर कॉम्पिटेंसी बेस, हर एक चीज़ है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने क्रेडिट मनी एंड क्रेडिट का स्क्रीन मतलब वन शॉट नहीं देखा तो फिर क्या कर रहे हो आप? वाई व्हाट आर यू डूइंग बडी? जाके देखो ना, सारे सारे वन शॉट तैयार है, प्लेलिस्ट में जाके तो देखो, वन शॉट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन, सारी चीज़ें, कॉम्पिटेंसी, सब कुछ देखो, बिल्डअप कर लो अपना आपको यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो इसी बात को क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन रीजन फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, कि टर्शियरी सेक्टर इतना बढ़ क्यों है। देखते हैं टर्शियरी सेक्टर या फिर जो सर्विस सेक्टर है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। किस वजह से? क्योंकि आप जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है वो इसी की वजह से फ्लरिश कर सकता है। जो ग्रेटर डेवलपमेंट है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का, मोर वुड डिमांड फॉर सर्विसेज, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेंगे सर्विस की डिमांड करेंगे, इनको ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, बाकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग चाहिए। जो टर्शियरी सेक्टर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया के अंदर, बहुत अलग अलग तरीके की सर्विस देने के लिए, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, ये सारी चीज़ें सर्विसेज कौन दे रहा है? आपका टर्शियरी सेक्टर। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। Even development of agriculture and industry leads to development of service such as transport, trade and storage। ये हमने टर्शियरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था क्या? जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा तो भैया उसको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, उसको स्टोरेज भी चाहिए, आपको अपना जो एंड प्रोडक्ट है वो मार्केट तक बेचना है तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसको रखना है तो आपको गोडाउन्स चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए ना, तो ये कौन देगा? सर्विस सेक्टर देगा। क्लियर? चलिए, विद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड के अंदर आपको क्या सर्विस भी बढ़ानी पड़ती है। जैसे जैसे आपकी सर्विस होगी वैसा पैसा लगेगा मेरे भाई, यहाँ मेरे भाई पैसा तो उतना ही लगेगा ना। जैसे आप सर्विस मांग रहे हो, जैसे आप
ठेले पे मोमोज खाने जाते हो, वो क्या करता है, एक प्लेट लेता है, उसी में चटनी, उसी में मोमोज, 4 मोमोज लो बहन जी, तुम खा लेते हो। आप अच्छी क्वालिटी वाले जा रहे हो जिस पे 120 रुपये दे रहे हो, क्या करेगा, एक प्लेट में अच्छे से मोमोज सजा के देगा, उसके ऊपर थोड़ा ग्रीन ऑनियन डाल के एकदम, चटनी अलग, मेयोनीज अलग, एक तरह की चटनी और तुम ऊपर चले गए, पता चल रहा वो डब्बे के अंदर ही 500-600 रुपये दे रहे हो, ठीक है, वो स्टीमर के अंदर ही मोमोज रख के आ रहे हैं, डिमसिम्स, मोमोज भी नहीं डिम सिम्स, उसके अंदर सोया सॉस अलग आ रही है, विनेगर अलग आ रहा है, ठीक है, शेजवान सॉस अलग आ रही है, 3-4 एकदम, और चॉप स्टॉक आ रहा है ये। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा सर्विस बढ़ रही है ना भाई, यही है, ठीक है। यहाँ पे तुम खा रहे थे 20 रुपये का मोमोज, रोड पर खड़ो के, "हैं, गर्मी हो रही है यार, गर्मी हो रही है", वहां पर तुम खा रहे हो एकदम डेलीकेसी के साथ ही, ओह, फर्क तो पड़ता है मेरा भाई। चलिए, फिफ्थ है न्यू सर्विसेज लाइक जैसे आईटी और आउटसोर्सिंग, ये इम्पॉर्टेंट हो चुका है आज के समय के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो रैपिड ग्रोथ है सर्विस सेक्टर के अंदर, ये अभी तक नहीं आई जितनी होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे हम सर्विस सेक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट है द प्रॉब्लम फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू एग्रीकल्चर। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है, और उसके भी आगे है, यस ये रियलिटी है, सिर्फ एग्रीकल्चर तक हम नहीं बात कर सकते। जैसे जो प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट की, नॉट कन्फाइंड एग्रीकल्चर, इट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर, ये दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकती है। जैसे देर आर 1000, जो बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स होते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर अर्बन एरियाज में, जो डेली एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, जैसे पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सनस, और जो और जॉब्स करते हैं जिनको हर दिन काम नहीं मिलता, जो हम बात कर रहे थे अभी कि कुछ पर्टिकुलर मौसम में काम मिलता है, उसके बाद इनको काम नहीं मिलता। सेम वे हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं सर्विस सेक्टर में जो स्ट्रीट पुशिंग, जो कार्ट चला रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आप गलती दिल्ली रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, चांदनी चौक, तो आपने देखा होगा जो चांदनी चौक का इलाका है या फिर सदर का इलाका है, वहाँ पे हाथ गाड़ी वाले मिलते हैं, या वेस्ट बंगाल में भी आज हाथ गाड़ी चलती है। अगर उनको काम मिला तो चल सही है, अगर नहीं मिला फिर तो बाजे बच जाते हैं। तो भैया कब काम मिलेगा कब नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर डूइंग सच वर्क ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि भैया उनको कोई और काम नहीं मिल पा रहा है, वरना वो बहुत अच्छा काम करें। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इंक्लूड करता है स्मॉल और स्टार्टर यूनिट, जो गवर्नमेंट के बाहर बिखरी हुई है, इस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रहता। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, लोगों को कभी भी कहा जा सकता है कि भाई बिना किसी कारण अब कल से तो काम बताना क्यों बाबूजी, बस नहीं आना तो नहीं आना। वेयर जहाँ पर काम कम होता है इस सीजन्स के अंदर, उसके अंदर लोगों को निकाल दिया जाता है, और ये काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी बुरा लगता है। क्लियर। हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो भैया इसको दूर करने के लिए यही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, तो बढ़ाओगे कैसे, ठीक है, 2 वेज बताए थे आपको मैंने। क्लियर। चलिए, इन्वेस्टिंग बेसिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जैसे डैम्स बनाना, कैनाल्स बनाना, इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। और विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज सेल्फ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ना। जो गवर्नमेंट है इन्वेस्ट करते हैं सब मनी इन द स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन क्रॉप्स के अंदर, क्लियर, और मेक्स बेटर रूरल रोड्स, और जो रूरल रोड्स उनको काफ़ी अच्छा बनाना ताकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, जो छोटे छोटे ट्रक्स हैं वो हर जगह जा सकते हैं। बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कंटिन्यू ग्रो करते हैं, सेल करते हैं क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है, पूरे साल बेच सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सिर्फ फार्मर्स के नहीं बल्कि बट ऑल्सो फॉर सच एज दोज जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड सर्विस के अंदर है। मतलब खेती के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, जब आप ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ गए हैं तो आपको रोजगार और ज़्यादा स्ट्रांग मिलेगा। भाई क्रेडिट को प्रोवाइड कराते हैं रीजनेबल रेट पे इंटरेस्ट टू फार्मर्स, ताकि रीजनेबल इंटरेस्ट पे जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो जो किसान है वो लोन लेता है और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग करता है, चाहे वो फर्टिलाइजर के लिए हो, इरिगेशन सिस्टम हो, या बाकी सारी चीज़ हो, उसे लेकर। क्लियर। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं ये लोन्स देते हैं चीप रेट्स पे स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है, ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकें, कंस्ट्रक्टिंग वेल, कुएं इरिगेशन के लिए कुएं का इस्तेमाल कर सकें। क्लियर, ठीक है। दे लैंड एंड 2 और 3 क्रॉप्स, एक साल के अंदर एक से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं, इसको मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। 10 मोर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड के अंदर एक से ज़्यादा लोगों को काम मिल सकता है मेरे बच्चे। फिफ्थ है अनदर वे, इसके अलावा एक और वे है जिससे हम कर सकते हैं,
लोकेट करते हैं इंडस्ट्रीज को जो सेमी रूरल एरियाज के अंदर होती है, जहाँ पर लोगों को एक बड़ी तादाद के अंदर काम मिल सकता है, जैसे सेटिंग अप दाल मिल। अगर हम मिल्स इस्टेब्लिश कर दें, कोल्ड स्टोरेज इस्टेब्लिश कर दें, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को काम मिलता है मेरे बच्चे। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से पब्लिक सेक्टर मतलब आपको फायदा है। आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर का काम है पब्लिक वेलफेयर करना, प्रॉफिट कमाना है, वो लोगों की भलाई करता है, चीपेस्ट प्राइस के अंदर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, सबकी रीच बनाता है, हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाता। क्लियर? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग तरीके से बहुत सारे एसेट्स है जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ। ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करता है। मैक्सिमम हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करती है, क्लियर, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। जो पब्लिक सेक्टर है ये बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, इरिगेशन थ्रू डैम्स, ठीक है। जो हैवी स्पेंडिंग जहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है, ये सिर्फ कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर करता है, क्योंकि टैक्स सबसे ज़्यादा इस पर आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, हाउसिंग, जैसे हमने बात करी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी गवर्नमेंट का काम है भाई, करना ही पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट की जो सपोर्ट होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देना छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को, लो प्राइस पे, चीप रेट्स पे आपका लोन उपलब्ध कराना, फूड देना, फूड सप्लाई करना पुअर्स को, जैसे पीडी सिस्टम जिसका बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये डेवलपमेंट इस्टेब्लिश करता है स्मॉल, मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। जो एमएसएमईज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री वो होती हैं जो घरेलू उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग जिसके लिए बहुत कम लोग रिक्वायर्ड होता है, आप घर में भी खोल सकते हो, जैसे दिए बनाना, ठीक है, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, पंखे बनाना, हाथ का जो कारीगरी होती है वो कॉटेज इंडस्ट्री में वो आती है हमें बच्चे। लास्ट पॉइंट है, ये इंश्योर करती है अवेलेबिलिटी की गुड्स और सर्विसेज एक मॉडरेट रेट में मिल जाए, और कम्युनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करे डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही लोग उसके आगे बनेंगे और बढ़ेंगे और उससे जुड़ेंगे। तो क्लास यहाँ पर एंड होता है आपका वन शॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई सारे के सारे। इसके अलावा अगर कोई भी चैप्टर रह रहा है तो भाई जाके वन शॉट देखो, प्लेलिस्ट है, आई के बटन पे क्लिक कर दो यार जाकर, और क्या करना है, तुम्हारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए हाजिर हैं, सबकी प्लेलिस्ट है। तो जाओ अपनी तैयारी मजबूत करो और अपने एग्जाम को फोड़ो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट के अंदर, तब तक लोगों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइज।